हम तो दावे नहीं करते, हम तो काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 के बाद एक नया वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आगे बढ़ी है कि योजनाएं बनती हैं कागज़ों पर नहीं, धरातल पर। योजनाओं के शिलान्यास होते हैं तो उनके लोकार्पण भी होते हैं। जो योजनाएं प्रारंभ होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और पूरी मेहनत के साथ, समर्पण के साथ, एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अनेक चुनौतियां हमारे राज्य के सामने आई हैं और अनेक चुनौतियों का हमने सामना किया है, बड़ी दृढ़तापूर्वक सामना किया है। उसके बावजूद भी आप देखते होंगे इसी वर्ष 2025 में हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। कभी आपदा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो थराली हो, चाहे वो धराली हो, चाहे उत्तराखंड के अनेक स्थान, या उससे पहले चिलक्यारा टनल का एक हादसा हो जिसमें हमारे 41 मजदूर भाई 17 दिनों तक लगातार फंसे रहे, जोशीमठ की आपदा हो, या वर्षा काल में अनेक स्थानों पर पिछले 4-5 सालों में अनेक प्रकार से अनेक स्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हम उन चुनौतियों से जूझते हुए, उनका सामना करते हुए आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज अग्रणी राज्य के रूप में अपना स्थान बना रहा है। अगर मैं एसटीजी इंडेक्स की बात करूं तो 23-24 के सूचकांक में हमको पहला स्थान मिला था। और अभी जो हाल ही में निर्यात सूचकांक में, निर्यात तैयारियों में जिस राज्य ने सबसे अच्छा काम किया है उसमें भी हम पहले स्थान पर हैं। 19 राज्यों में पहला स्थान अभी कल ही जो है सिंगल विंडो सिस्टम में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लूमिंग के क्षेत्र में, इन सभी में हमको लीडर्स और अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूं पर्यटन की तो हमें पर्यटन के क्षेत्र में हमारे अनेक गांवों को पर्यटन गांव के रूप में पर्यटन पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। फिल्म मोस्ट फ्रेंडली अवार्ड भी हमको मिला है। कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने में हम देश के पहले नंबर के राज्य के रूप में हमारा नाम देश के अंदर आया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आया है। खनन एक ऐसा सब्जेक्ट होता था, मनोज जी, मैं आपके समेत जागरण के सभी हमारे पाठकों को, सभी श्रोताओं को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी क्रीम, मुझे लगता है कि जागरण के कई मिलियंस लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके ध्यान में आना चाहिए कि हर सरकारों में ये मुद्दा हुआ करता था और हमारे यहाँ भी मुद्दा होता था। मेरे बनने के बाद भी कई बार मुद्दे बने इसमें, लेकिन हमने इसमें एक ऐसी पॉलिसी लाकर खनन के क्षेत्र में जो काम किया हमने, पहले हमारा खनन का रेवेन्यू 300 अधिकतम 400 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष का होता था और वो अब नई पॉलिसी आने के बाद वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ के सूचकांक को पार कर गया, यानी 1200 करोड़ से ज़्यादा चला गया। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हुई और जो अवैध रूप से होने वाला काम था वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर है। और इसके लिए भारत सरकार ने भी, जो भारत सरकार के मानक थे, उन मानकों पर अच्छा काम करने के कारण से हमको 100 करोड़ रुपए के रूप में 2 बार, यानी कि 200 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हम देश के जो छोटे राज्यों की श्रेणी है, उस राज्यों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी एक समय था कि हमारा राज्य केवल एक सीमावर्ती राज्य के रूप में हमको जाना जाता था, लेकिन देश के इतने सारे मामलों में अब हमारा नाम पहले नंबर के राज्य के रूप में आने लगा है। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहीं देहरादून में किया था और पूरे देश और दुनिया के 50 देशों से भी अधिक देशों के लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया। और पहले इन्वेस्टर समिट होती थी तो ये माना जाता था कि ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसी दिन एमओयू होंगे और इतिश्री कर दी जाएगी, यानी कि एक औपचारिकता। मैं बोलता तो जाऊं ना, समय तो कम नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई कमी नहीं है। तो नहीं, मुझे लगता है कि कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपने ले क्वेश्चन रखे तो हैं, है, इसलिए- मैंने छांट लेकिन के मुझे क्वेश्चन लगता है लिए कि हुए अब हैं। आपने मेरे से बोल दिया कि दावे बड़े बड़े काम कितना हुआ है, तो मुझे बताना भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता था, तो यही माना जाता था कि इन्वेस्टर समिटें हो रही हैं। तरुण जी, आप भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपके जरूर ध्यान में आएगा जब संपादकीय वगैरह कभी लिखेंगे, आशुतोष जी आप लोग वहाँ से भाई साहब, तो जरूर आप लोगों के संज्ञान में रहना चाहिए। वैसे तो आप ही लिख देते हैं यहाँ से। तो हमने दिसंबर माह 2023 में यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उसी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हुई थी और हमने प्रयास किया, 3,56,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, जो अपने आप में एक बड़ा फिगर हमारे राज्य के लिए था। क्योंकि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमको लगा कि हम 2 लाख करोड़ भी कर लें तो बहुत हमारे लिए हो जाएगा, कम से कम जो है पहली बार हम इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं और मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था कि इतने बड़े स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। तो खैर 3,56,000 करोड़ के एमओयू उस दिन तक हो गए, एक ही दिन नहीं, लगातार होते गए और हमने देश दुनिया में जाकर इसके लिए रोड शो के कार्यक्रम भी आयोजित किए। और जुलाई से लगभग 4-5 महीने पहले, 2 साल होने से 5 महीने पहले हमने इसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी भी कर दी। और ये उत्तराखंड राज्य के अंदर एक बड़ी औद्योगिक क्रांति थी, जिसमें रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ से अधिक की जो है ग्राउंडिंग पर काम प्रारंभ हो गया, जिस पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया था। और इसके लिए हमने 30 से भी अधिक नीतियां हमने बनाई। बहुत सारी नीतियों को हमने सरल किया, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया, जिनमें शिथिलीकरण करना था उसमें शिथिलीकरण किया, जो पहले से चलने वाले उद्योग थे उन उद्योगों को भी और अच्छे से चलें उसके लिए भी काम किया। इसी प्रकार हमने बागवानी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिशन एप्पल शुरू किया है, मिशन कीवी शुरू किया है, मिशन हमने सगंध क्रांति की शुरुआत की है यहाँ पर सगंध के क्षेत्र में भी, और मिशन तिमरू भी शुरू किया है। तो ऐसे अनेक काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे समय से रुकी हुई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जैसे अगर इसमें देहरादून की बात करूं तो देहरादून में लखवाड़ बांध 50 साल से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी कि लखवाड़ बांध कब स्वीकृत होगा, कब स्वीकृत होगा, इसके लिए कौन भगीरथ आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने लखवाड़ बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान की हमको। अब लखवाड़ बांध का काम भी चल रहा है देहरादून में। पहले समय में, आज से 50 साल पहले जो लोग आते होंगे यहाँ, मैं तो नहीं आया था उस समय, सुरेखा जी बैठी हैं शायद आई होंगी उस समय, आप छोटे बने हुए, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पंखे ही नहीं चलते थे, पहले पंखे नहीं चलते थे, जरूरत ही नहीं होती थी। और मैंने भी देखा आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं देहरादून आया था, तो उस समय अगर थोड़ी सी गर्मी होती थी तो यहाँ बारिश होने लगती थी, थोड़ी गर्मी हुई बारिश हो गई। लेकिन अब बिल्कुल ये सब ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ भी आ गया। पानी का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है, सीमेंटेड चीज़ें, इतना निर्माण कार्य हो गया है, भौतिक चीज़ें बढ़ गई हैं। तो यहाँ आने वाले समय में एक पेयजल बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। उसका सौंग डैम बहुत पहले से प्रस्तावित था, बनना चाहिए,
नहीं बना, लेकिन ये सौंग डैम भी हमारा आज उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, यानी कि अगले 50 सालों के लिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आज आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप थोड़ी देर। मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे करना ना आप चाहूंगा। 2 मिनट और बोलिए। वो तो लिस्ट मुझे लगता है बड़े अरे, आप तो लिख के लाए, मैं तो बिना लिखे बोल रहा हूँ। हाँ, अब बस 2 मिनट लेके फिर कंक्लूड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 50 सालों तक देहरादून को पानी की कमी नहीं होगी। उधर चले जाइए हल्द्वानी, तराई भाबर की एक योजना, आज से 60-70 साल से लोग कहते थे कि वहाँ जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर में पानी आएगा, तराई भाबर में पानी आएगा। अब जमरानी बांध कब बनेगा? कोई बनाने नहीं आया उसको भी। वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जमरानी बांध की भी स्वीकृति हो गई है, वहाँ भी काम प्रारंभ हो गया। 2028 तक हमने उसका लक्ष्य रखा है कि 2028 तक एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है किच्छा में, एक एम्स यहाँ चल रहा है। देहरादून का हमारा हवाई अड्डा आज देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से उड़ान चालू हो गई है। पंतनगर के हवाई अड्डे की भी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, वो भी हमारा ग्रीनफील्ड की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जल्दी ही जो है नया रूप ले लेगा। आज हेली सेवाएं हमारी हर जगह के लिए चल रही हैं। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। अब तरुण जी और सुनील जी, अगर आप सब लोग दिल्ली से आए होंगे तो आने वाले समय में आप लोग दिल्ली से देहरादून के लिए फ़्लाइट नहीं लेंगे। आप लोगों को, क्योंकि फ़्लाइट लेने में भी 3-4 घंटे तो लग ही जाते होंगे यहाँ पहुँचने में, तो इतने में गाड़ी में आप सामान रखेंगे, अपनी अटैची रखेंगे और देहरादून पहुँच जाएंगे। आप अपने, आपका पायलट और आप दोनों जो है जितनी देर में उतनी लगाएंगे। तो ये रोड बनने वाली है 2.5 घंटे में देहरादून, हम 3 घंटा मैक्सिमम मान लीजिए, अगर थोड़ा बहुत कहीं जाम होगा। कब तक शुरू हो जाएगा वो? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, मैं 1 घंटा बोलूंगा तो आपके कृष्णी कम पड़ जाएंगे सब जितने, इसीलिए मैंने कहा कि चलो अब मैं कंक्लूड करता हूं। मैं बहुत है मेरे पास बोलने। दामी सरकार के कुछ कड़े और ऐतिहासिक फैसले हैं, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। इस समय जो एक प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा अंकिता भंडारी कांड का था अभी पिछले हफ्ते तक, उसमें मेरा ये सवाल है कि लगभग 15-20 दिन तक विपक्ष एकदम मोर्चा बंद रहा, सरकार पर काफी सारे आरोप तोहमत लगाई गई। क्या आपका क्या कहना है? आपने फिर सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं, तो क्या मतलब आपका क्या कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठा क्यों रहा था, या फिर अचानक से अब शांति कैसे हो गई? आपकी क्या इस पर आपका प्रतिक्रिया चाहिए? ये जो मुद्दा है हमारी बहन बेटी अंकिता का, बहुत ऐसी घटना थी, बहुत पीड़ादायक घटना थी, और इससे उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी भी और देश भर के रहने वाले उत्तराखंडी भी, सभी लोगों को बेहद कष्ट हुआ और बहुत संवेदनशील मुद्दा था। लेकिन जैसे ही सितंबर माह 2022 में ये घटना घटी थी, 18 सितंबर को, तत्काल मेरी जानकारी में जैसे ही आया, हमने तत्काल इस पर कार्रवाई करी। सारे पुलिस को, प्रशासन को तुरंत उस काम पे लगाया, और जो उसमें आरोपी थे सभी आरोपी पकड़ लिए गए थे। उस समय एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। उस एसआईटी टीम ने अपना काम प्रारंभ किया, सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, और एक बड़ी चार्जशीट माननीय न्यायालय में लगाई। और उस चार्जशीट को लगाने से पहले अखबारों में भी, समाचार पत्रों में भी, सभी में एक तरह से सबको सूचना दी गई कि किसी के पास भी कोई भी अगर इस अपराध से संबंधित, इस कृत्य से संबंधित किसी के पास भी कोई भी सूचना है तो आप एसआईटी को दे दीजिए। और जो आईपीएस अधिकारी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, वो अभी संजोग से भारत सरकार में सीबीआई में ही यहाँ से डेपुटेशन पर चली गई हैं।
खैर उन्होंने अपनी जांच करी और जांच करने के बाद सीबीआई केस कराने के लिए उस समय में कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में भी गईं। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई और जो एसआईटी उस समय जांच कर रही थी उससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्टों ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि एसआईटी का काम ठीक चल रहा है, इसमें अन्य किसी जांच की उस समय आवश्यकता नहीं है। और जब ये जांच करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने उसमें फैसला सुनाया, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वो उसी एसआईटी के द्वारा या सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो भी उसमें कड़ाई से काम किया गया, सख्ती की गई और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, उसी का परिणाम हुआ, उम्र कैद की सज़ा हुई। और उम्र कैद की सज़ा मुझे लगता है हिंदुस्तान की बड़ी सज़ा होती है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? सजा है, बड़ी सज़ा है, लेकिन इधर दो पति पत्नी कहूँ या जो भी, अब मैं उसको कोई नाम नहीं देता हूँ ना, उससे फिर विवाद होगा कोई, तो उनके बीच की आपसी मित्रता कहिए, पति पत्नी जैसा वो बताती हैं, तो उनके आपस के ऑडियो लीक होते हैं। ऑडियो बाद वाले लीक हो जाते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है उस ऑडियो के, वो ऑडियो नहीं आते हैं। और उस ऑडियो के आधार पर हमारे प्रतिपक्ष के मित्र जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वो क्या करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी ज़मीन पूरी तरह से गायब हो चुकी है, तो उन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया। आया मिलजुल के ऐसा ताना बाना बुना कि ऑडियो आया, ऑडियो मनोज जी, इतने लोग बैठे हैं सभागार में, किसी के बारे में भी आप, मैं और आप टाई अप होके कह दें कि फलाने बैठे हुए व्यक्ति बहुत बदमाश हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, इन्होंने बहुत जो है अनुशासनहीनता करी है, हमने टाई अप कर लिया मान ले जाए थोड़ी देर के लिए, और उसको हम लोग जो है लीक करवा दें और उस पर बवंडर खड़ा कर दिया। एक माने आखिर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल को, जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया है, ऐसी पार्टी जाके बिल्कुल जो है दिल्ली में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब यहाँ की मीडिया पर भी भरोसा नहीं था उनका। ये मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ से दिल्ली जाते हैं जी, मुद्दा उत्तराखंड का और प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और पता ही नहीं लगता हम लोगों को कि हुआ क्या। लोग कह रहे हैं हुआ क्या, तब तक जो है मार हल्ला गुल्ला चारों तरफ, अव्यवस्था, अफवाह, झूठ, और पूरा ऐसा माहौल बना दिया अफरा तफरी का। ऐसा ही माहौल उस समय बनाया गया जब छात्रों का आंदोलन हुआ, और ये आज बड़े जोर जोर से चीख चीख के कहते हैं कि सीबीआई चाहिए, हमको सीबीआई चाहिए। और इससे पहले अभी आपको याद होगा, आज से 1-1.5-2 साल पहले इन्होंने सारे देश के जितने भी हमारे सीबीआई के दफ्तर हैं, उन सभी सीबीआई दफ्तरों में जाकर कहा था कि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं? आप लोग बताइए यहां से। इन्होंने कहा कि हमें सीबीआई नहीं चाहिए, हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। और यहां सीबीआई की जांच कई लोगों पर चल रही है, उन पर भी। तब जब उन पर जांच चलती है तो कहते सीबीआई ठीक नहीं है। अब यहाँ कहने लगे सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। ऐसे ही छात्रों के आंदोलन में इन्होंने कहा सीबीआई चाहिए। खैर मैंने उस समय तो देखा कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बच्चे भी हमारे, सरकार भी बच्चों की, हम भी बच्चों के, बच्चे भी हमारे, धूप में बैठे हैं, मच्छर लगे हैं, बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है। मुझे लगा 7-8 दिन हो गए हैं बच्चे बैठे हैं, इनके मन में कोई बात ना आए कि भाई सरकार सीबीआई क्यों नहीं कराना चाहती। मैं स्वयं उनके पास गया, मैंने कहा आप बताओ आपकी मांग क्या क्या है। हमने सब सीबीआई की जांच कर दी। अब इस मामले में चूंकि 3 लोगों को पहले सजा हो चुकी थी, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब एक और कोर्ट अभी भी केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो हाँ, तो किस तरीके से उसका रास्ता निकाला जाए। अब यहाँ भी ऐसा माहौल बन गया कि भाई किसी को बचाया तो नहीं जा रहा है, किसी को कुछ करा तो नहीं जा रहा है। तो हमने कहा नहीं बिल्कुल हम नहीं, हमने सबसे बात करी और मैंने कहा उनके माता पिता के साथ हम खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित आप लोग कुछ भी कहिए, मैं आपके कहने से अभी इसमें फैसला नहीं लूँगा। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है,
इसमें मैं फैसला लूंगा तो उस बेटी के, उस बहन के माता पिता से बात करके लूंगा। आप वो क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं उनके माता पिता से बात करूंगा। मैंने उनके माता पिता से बात करी, उनको मैंने बताया कि भाई आप लोग आइए और बताइए मुझे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी इसमें CBI कर दीजिए। मैंने कहा एक एप्लीकेशन आप लोग लिख के दे दीजिए। कल के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने अपनी मर्जी से करवा दिया या किसी के कहने से करवा दिया। उन्होंने हमें CBI के लिए एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के समेत हमने यहाँ मुकदमा दर्ज करवा के सम्मिलित करवा दिया जो चाहते हैं। अब CBI को हमने केस रिफर कर दिया यहाँ से। ये CBI हमने पहले भी हमने मजबूती से उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमने हर संभव, हर पुरजोर कोशिश की है पारदर्शिता के साथ, और आगे भी हम करेंगे क्योंकि हमारी बहन है, बेटी है। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहते, इसलिए ऐसे अपराधियों को, ऐसे आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी इस प्रकार का कृत्य करना तो बहुत दूर की बात, उसको सोचने में भी उसकी रूह कांपे। इसलिए हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने इसमें भी जो है उनके माता पिता के कहने से उसको CBI को रिफर कर दिया है। अभी हमारा एक सवाल CBI नकल प्रकरण में ही था, जिसका आपने जवाब अभी दिया कि नकल विरोधी जो सख्त कानून आया है उसकी बाहर के राज्यों में, अन्य राज्यों में बड़ी तारीफ हुई, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपका जो कहने का भाव है कि उस कानून को कमतर दिखाने के लिए फिर वो बीच में जो ये आंदोलन शुरू किया गया। अभी CBI की जांच उसमें चल रही है। खैर, मैं कुछ अगले सवाल पे आऊंगा। आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जी। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में अभी तक हमने 27,000 नियुक्तियां हमारे यहाँ के बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर मिल चुकी हैं। और ये 27,000 में मनोज जी 2,000 और जुड़ने वाले हैं। पुलिस भर्ती का परिणाम, हमारे कांस्टेबल पुलिस भर्ती का परिणाम माननीय न्यायालय में रुका हुआ था। अभी हमने अपना पक्ष रखा, माननीय न्यायालय ने वो भी रिजल्ट निकालने की अनुमति दे दी। 2,000 लोगों का रिजल्ट और निकल गया, लेकिन मैं उन 2,000 को अभी जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि 2,000 को जब नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे तो 2,000 और जोड़ देंगे तो ये 29,000 हो जाएगा। और ये 27,000 ये नियुक्तियां हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं अभी तक, ये 2/3 से ज्यादा हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अब नकल का कानून भी आ गया। नकल के कानून की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, दूसरे राज्य भी हमसे उसका ड्राफ्ट मांग रहे हैं। तो डेंट करना है, किस तरह से डेंट करना है कि एक व्यवस्था अच्छी हो रही है तो उस व्यवस्था, और मेरे मन में शंका थी पहले से कि ऐसा होगा। मैंने पुलिस को भी, अन्य लोगों को, यहाँ प्रशासन के लोगों को भी, सचिवालय के स्तर पर मैंने 1-2 दिन पहले ही कहा था कि जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ होती है वहीं पर वीकनेस दिखाने की कोशिश की जाती है। और इस प्रकरण में भी यही हुआ कि कहा कि पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक नहीं हुआ था। मैं अपने सम्मानित जागरण के सभी श्रोताओं को, सभी पाठकों को ये आपके माध्यम से, आपके इस फोरम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पेपर लीक का मामला नहीं था, ये एक प्रकरण में नकल का मामला था। अब इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबको एक एक प्रश्न पत्र दे दिया जाए। अब किसके मन में आ जाए, कोई ले जाके चुपचाप फाड़ के जो है बाथरूम में जाके अपना कहीं से किसी तरह पास कर दे, तो ये पेपर लीक थोड़ी ना कहलाएगा। पेपर लीक होता तो 9 बजे होता, 8 बजे होता, 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे होता, 9:30 बजे होता, तो आप पेपर लीक कहते। ये तो नकल का मामला था एक, लेकिन प्रचारित ऐसा किया गया कि ये पेपर लीक हो गया। और कोई झूठे नारे गढ़े जाने लगे, जैसे क्या था, बोर्ड चोर, EVM मशीन खराब, प्रशासन खराब, चुनाव आयोग खराब, लेकिन झूठे नारों को, ऐसे फेक नैरेटिव्स को जनता नकार रही है। जगह जगह नकार दिया ना, बिहार में भी नकार दिया। देखिए अभी महाराष्ट्र के वो BMC के चुनाव आए हैं, उसमें नकार दिया। उससे पहले हरियाणा हुआ, उससे पहले जो है महाराष्ट्र हुआ। जहां जहां भी हो रहा है, यहाँ की जनता भी बिल्कुल तैयार बैठी है। देखिएगा आपकी बिल्कुल इस तरह से ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी तो जहां से एक बार सत्ता से बाहर गई है फिर दोबारा वहां लौट के भी नहीं आई है दोबारा एक बार फिर कई सालों तक। इसके उदाहरण है कई राज्य। ये नकल विरोध कानून जो है, इसके अलावा कुछ कड़े और ऐतिहासिक कानून भी धामी सरकार ने बनाए हैं। खासकर आपके जो आपका 2 कार्यकाल मिला के 5 साल का कार्यकाल लगभग हो गया है, तो इसमें जैसे UCC है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण मतांतरण कानून है। देखिए, तो इन सब कानूनों के, इन सब से रिलेटेड सवाल हैं कुछ कुछ,
लेकिन पहले तो आप ये बताइए कि ये कड़े और सख्त कानून बनाने की ऊर्जा कहाँ से आती है अपने से? इतने एकदम ऐतिहासिक टाइप के छक्का मारने वाला अंदाज जो है आगे बढ़ के कैसे करते हैं? कई कानूनों में तो उत्तराखंड में पहला नाम आ गया है कि सबसे पहले ये कानून उत्तराखंड में बना और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। तो ये कहाँ से, कौन सी आंतरिक ऊर्जा मिलती है आपको? देखिए, जब मन साफ हो और नियत बिल्कुल स्पष्ट हो कि जो करना है जनता के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देश और प्रदेश के लिए करना है, तो स्वतः ही ऊर्जा मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी सभी मेरे जैसे नौजवान युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे हमें एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जिससे हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम भी बढ़िया से करते हैं, तेजी से करते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, ये देवभूमि इसलिए कि जहाँ जाइए आपको एक न एक स्थान देवस्थान मिलेगा, कोई ना कोई देवस्थान होगा नया, जहाँ आप नहीं भी गए होंगे वहाँ भी देवस्थान होगा। तो देवभूमि के अंदर यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ का मूल अस्तित्व खराब ना हो, यहाँ के प्रति जो लोगों के मन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास है वो उसमें किसी प्रकार का संशय ना आए, कोई संदेह उत्पन्न न हो। और कानून, आपने कहा समान नागरिक संहिता का कानून, समान नागरिक संहिता का कानून को बनाने में सबसे बड़ा काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया है, क्योंकि 2022 के चुनाव में हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में गए थे और उत्तराखंड की जनता को हमने वचन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करेंगे। और उसके पीछे हमने कुछ कारण भी बताए। कारण ये बताए कि ये देवभूमि है, यहाँ 4 धाम हैं, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, यहाँ पर हमारे अनेक देव स्थान है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, देश की किसी न किसी सीमांत क्षेत्र में, कहीं सीमावर्ती क्षेत्र में देश की सेवा में संलग्न है। इसलिए यहाँ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको भारत के संविधान के निर्माताओं ने इसका संविधान में प्रावधान किया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया, हमें सरकार में आने का मौका दिया और हमने भी तनिक भी देर किए बिना अपने वचन को निभा दिया। वायदा नहीं था, क्योंकि वायदे तो कभी कभी टूट जाते हैं, ये वचन था और वचन हमने पूरा कर दिया। ये कुछ आलोचकों का कहना है, सवाल भी इसी अंदाज में पूछा गया है कि जो जबरन मतांतरण कानून ये जो आपने यहाँ बनाया है वो कुछ ज़्यादा सख्त है। इतनी सख्ती की, प्रश्नकर्ता कहना है कि इतनी सख्ती की आवश्यकता नहीं थी, कई जगह इससे मिलते जुलते कानून हैं, लेकिन यहाँ बहुत ये एकदम टफ लॉ आपने बना दिया है, काफ़ी कड़ा है कानून। क्या इसकी क्या ज़रूरत थी वाकई में? कि देवभूमि, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए, हमारी बहन बेटियों का भविष्य बचा रहना चाहिए, उनका जीवन खराब होने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कितना भी सख्त कानून बनाना पड़ा है हमको। वो इसलिए हमने बनाया है क्योंकि कई मामलों में हमने देखा कि इस प्रकार लोग नाम बदलकर, अपना वेश बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर बहन बेटियों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, उनके जीवन को तबाह करने का काम किया। उनके माता पिता के पास भी जब एक स्थिति के बाद केवल रोने के सिवा कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमें उत्तराखंड को सुरक्षित भी रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना है, उनको असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना है। इसलिए हम डेमोग्राफी हो, धर्मांतरण का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, या अभी अभी हमने शिक्षा में सुधार का कानून हम लाए हैं। जी, उससे सवाल है मदरसा बोर्ड से कुछ। इसमें यह है कि मतांतरण कानून, जबरन मतांतरण कानून तो चलिए एक महिला वर्ग उसकी शिकार होता है वो वर्ग, लेकिन ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसको लेकर एकदम से आप धड़ाधड़ इसमें गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, इसके पीछे क्या दर्शन है, क्या सोच है आपकी? दर्शन और सोच बहुत व्यापक है
और भविष्य का सुरक्षित उत्तराखंड बनाना है। ये सबसे बड़ा संकल्प है, बड़ी सबसे सोच है। यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चों को सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए, उनका भविष्य के प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए, उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उनको अपने, जैसे हमें अपने पूर्वजों की विरासत पर आज गर्व है, हम उनकी विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार हमारे आने वाले बच्चे भी कहें कि हमारी से पहले वाली पीढ़ियां हमको सुरक्षित उत्तराखंड दे के गई हैं, सुरक्षित देवभूमि देकर गई हैं। इसलिए हमने कानून बनाया है। बाकी किसी को टारगेट करना, जैसे बहुत बार ये बात आती है कि मुझे लोग कहते हैं कि अरे आप ऐसे दिखते तो नहीं हो, लेकिन ऐसे कानून कैसे बनाते हैं आप। मुझे कहा लोगों ने कि आप ऐसे सख्त कानून क्यों बनाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी को टारगेट करना भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उत्तराखंड ये बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे से बहुत मेल जोल से रहते हैं, बहुत भावनाओं में काम करने वाले लोग हैं, भावनाओं में जीने वाले लोग हैं। मैं खुद एक भावुक, मेरे अंदर भी दिल है जो हर किसी के लिए धड़कता है, लेकिन किसी भी कीमत पर हम इस जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, धर्मांतरण कराना, और कभी कोई कानून अपना काम करवाने जाए, व्यवस्था अपनी व्यवस्था बनाने जाए, प्रशासन कोई कानून सम्मत चीज़ों को कर रहा है, ठीक कर रहा है, उस पर कुछ लोग दंगों की राजनीति करते थे, दंगा करते थे। आपने देखा होगा 2024 फरवरी माह में 8 तारीख को एक बड़ा दंगा होता है, बड़ा बलवा। प्रशासन के लोग एक अवैध अतिक्रमण को हटाने जाते हैं और हजारों की संख्या में आकर किस तरह से वहां पर मीडिया के हमारे बहनों को, जो हमारी महिला पत्रकार थी, उनके साथ किस प्रकार से मारपीट होती है, किस प्रकार से उसके कैमरे फोड़ दिए जाते हैं, किस प्रकार से महिला पुलिसकर्मियों को मारा जाता है, प्रशासन के लोगों को मारा जाता है। यहाँ तक कि बनभुलपुरा थाने के अंदर हमारे 30-40 एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों को बंद कर दिया जाता है और उनको जिंदा मारने की कोशिश की जाती है। तो हमने कहा, देवभूमि में ये तो नहीं चलेगा, दंगों की राजनीति उत्तराखंड में नहीं चलनी चाहिए। इसलिए हम दंगा रोकने के लिए भी सख्त कानून लेके आए। धर्मांतरण, बहुत सारे स्थानों पर धर्मांतरण हो रहा था, बहलाकर, फुसलाकर, गलत तरीके से डबरन जराकर, कुछ प्रलोभन देकर, तमाम तरीके से ऐसी बातें बताकर। तो हमने कहा कि भी ये, इससे डेमोग्राफी का असंतुलन होगा, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब हो गए, इसलिए हमने इसमें भी कड़ा कानून लेकर आए। अतिक्रमण, अब कहीं नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, ऐसे डालकर जगह जगह जो है सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हजारों हजार एकड़ जमीनें यहाँ पर कब्जा कर ली गई। जिधर देखिए सरकारी जमीनों पर आज भी, अभी भी हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। अभी तक हमने 10,000 एकड़ ऐसी जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। इसलिए हमने कहा कि किसी प्रकार का, इस प्रकार का जो जिहाद है जोर जबरदस्ती का, उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं मैं। आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसकी हम जोर जबरदस्ती हम ये काम करके रहेंगे। इस प्रकार का ये सुनियोजित षड्यंत्र देवभूमि में किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करते हैं और देवभूमि के मूल्यों को हम बना के रखना चाहते हैं। हमने कहा कि हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, लव जिहाद भी आता है, लैंड जिहाद भी आता है, थूक जिहाद भी आता है, और जितने प्रकार के भी ये जिहाद हैं जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं, वो देवभूमि में नहीं होने चाहिए। इसलिए हम ये कानून ला रहे हैं। इसमें ये इसमें तकनीकी कुछ पेच फंस गया है। बाकी एक आलोचना का बिंदु ये भी बन रहा है कि आप मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रहे हैं नया कानून लाके, उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, एक तो हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं, वो हमारी प्रशंसा तो किसी भी काम में नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देवभूमि के लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं,
और देवभूमि ही नहीं, देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में रहने वाले हर एक सनातनी जो सोचता है वो हम देवभूमि के अंदर कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको परेशानी होती है। उसी का परिणाम है कि एक अर्बन नक्सल जो आजकल है, कुछ लोग मिलकर उसके साथ जो है एक फेक नैरेटिव गढ़ना, हर चीज़ पर अफवाह बनाना, हर चीज़ों को मुद्दा बना देना, व्यवस्था को खराब कर देना। ऐसा लगता है कि एक दो दिन सोशल मीडिया में भी बाढ़ आ गई, हमारे ही जो लोग हैं वो भी सोचते हैं अरे कितना सोशल मीडिया आ गया। अरे भाई, सामान्य चलाने वाले सोशल मीडिया कभी इस तरह का नहीं होता है। आपने भी बहुत सालों से सोशल मीडिया देखा होगा, मैं भी बचपन से, जब से फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये सब आए हैं, व्हाट्सअप, तब से मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करता मैं, थोड़ा थोड़ा करता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया आकर हमारे उत्तराखंड में आकर ठहर गई है। तो ये सब जो है एक पूरा गैंग है, एक इकोसिस्टम है जो यहाँ पर लगा दिया जाता है और वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। और वो कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी, लेकिन 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, और कभी कभी 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं, हम भी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हम सही होते हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं या जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं, जो हमारी कार्य संस्कृति को जानते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर काम करते हैं, तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इतना विश्वास प्रदेश की जनता हम लोगों पर करती है। अंततः वो कोहरा छटता है, वो बादल हटता है और फिर सूरज निकल जाता है, हम लोगों की बात लोगों के सामने तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से ये जो आप मदरसा बोर्ड हमने भंग किया है, लेकिन मदरसा बोर्ड भंग करने के साथ साथ हम सबको शिक्षा मिले उसका कानून लेके आए हैं। शिक्षा में सुधार हमने किया है। हम इसमें अब हमने इसमें अपने सिख समुदाय के लोगों को भी जोड़ा है, हमने जैन समुदाय के लोगों को भी जोड़ा है, पारसी समुदाय के लोगों को भी जोड़ा है, हमने ईसाइयों को भी जोड़ा है, हमने पादरी समाज के लोगों को भी जोड़ा है, पारसी समाज के लोगों को भी जोड़ा है। सभी को अच्छी शिक्षा मिले। देखिए, ऐसे मदरसे चल रहे थे उत्तराखंड के अंदर कि जिसके नाम कुछ, कोई लोग पहचान छुपाकर उसमें रह रहे हैं, कोई शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया नहीं जाता था। धार्मिक आधार पर वहाँ पर शिक्षा देने वाले तमाम प्रकार के धर्मगुरु बने हुए थे, जो पता नहीं कौन सी धर्म की शिक्षा दे रहे थे, समझ में ही नहीं आता है कि धर्म की शिक्षा दे रहे थे, कुछ और दे रहे थे। कितनी जगह तो ऐसे पकड़े गए। 250 ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम हमने किया है। हमने वो मदरसा बोर्ड को हमने भंग करके नया कानून हम शिक्षा सुधार का लाए हैं कि अब जो भी मदरसे उत्तराखंड के अंदर संचालित होंगे, उन मदरसों में शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ शिक्षा के, संस्कृति के, ज्ञान के मंदिर बनने चाहिए, न कि 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की और कट्टरवादी मानसिकताएं उनको पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों को हर क्षेत्र में जाने के लिए पारंगत बनाना चाहिए, उनको स्किल वो मिलना चाहिए जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, अपना व्यक्तित्व बना सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, समाज और देश के काम आ सकें। न कि उनको देश के अंदर जो अन्य प्रकार की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको धार्मिक कट्टरता की ओर ले जाना चाहिए। ये देवभूमि में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने शिक्षा का सुधार का एक कानून लेकर आए हैं। हम अब इसमें कोई हमारी आलोचना करे तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं जो उनमें पढ़ते हैं। आखिर वो किसी लायक बने कल के दिन जाकर। सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री जी आपके लिए, लेकिन समय बहुत हो गया। आपके सत्र का आपको भी बहुत, आपकी दिन भर व्यस्तता रही आज उपराष्ट्रपति महोदय के आगमन के चलते। एक आखिरी में एक सवाल है कि एक दर्शक का सवाल है कि ऑपरेशन कालनेमी क्या है? ये कालनेमी नामकरण, इसकी जरूरत क्या पड़ी है अचानक से? कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है, ये कालनेमी जो शब्द है, ये रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है। ये जब भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी की आवश्यकता पड़ती है और वो आदेश देते हैं हनुमान जी को, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, कि संजीवनी बूटी लेकर आओ। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो मारीच अपना वेश बदलकर, वो ऐसा वेश बदल के रास्ते में जो है साधु का भेष बनाकर
हनुमान जी के मार्ग को रोकने का काम करते हैं और हनुमान जी उसको ताड़ जाते हैं, यानी पहचान लेते हैं कि ये छद्म वेश है, ये कालनेमी वेश है। उस समय वो बात थी। इस समय क्या है कि ऐसे कालनेमी जिन्होंने अपना छद्म वेश बना रखा है, अपनी पहचान छुपा रखी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं के लिए, धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ चार धाम यात्रा चलती है, आदि कैलाश यात्रा चलती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा चलती है, अनेक पर्वों पर देवभूमि उत्तराखंड लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है, इसमें 4-5 करोड़ लोग पूरे देश के यहाँ आते हैं, उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, अन्य स्थानों से गंगा माँ का जल लेकर जाते हैं और पूरे साल भर किसी न किसी रूप में यहाँ पर लोगों का आना लगा ही रहता है। लाखों लोग हर महीने, करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं। उनके मार्ग में न कहीं ये लोग अवरोध पैदा करने का काम कर रहे थे, लोगों को भरमाने का काम, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम, अपना नाम बदलकर छद्म वेश धारण करके साधु के वेश में घूम रहे हैं। पहचान जब उनकी करी गई, उनको पकड़ा गया तो कुछ और निकले। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए और ऐसे लोग इन सभी लोगों के मार्ग में जो धर्म के लिए आ रहे हैं उनके मार्ग में अवरोध पैदा न करें, उसके लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। ऐसे लोगों को पकड़ने का अभियान चलाया जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों की पहचान की गई और हमने ये संकल्प लिया है कि ये लोग जहाँ से आए हैं इनको हम लोग वहीं भेज देंगे, वहीं भेजेंगे जहाँ से आए हैं, इनको वहीं वापस भेजना है। उत्तराखंड को बिल्कुल साफ स्वच्छ और हर प्रकार से देवभूमि की मर्यादा के अनुरूप उत्तराखंड को बना के रखना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और सब लोग हैं, पूरा उत्तराखंड वासी हैं। अभी अब 1 साल करीब चुनाव का रह गया है। मुझे लगता है कि जो आप का चुनावी एजेंडा होगा वो सवाल मैंने छांट के उसी के इर्द गिर्द, क्या ये सब चुनावी एजेंडे में आने जा रहे हैं? ये मुद्दे सब इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि चुनाव कोई बहुत अलग से मुद्दे नहीं होते हैं। जनता केवल चुनाव के दिनों में ही आपका आकलन नहीं करती है। जो लगातार आप काम करते हैं, अनवरत रूप से आपकी कार्यशैली को देखती है, काम करने का तरीका देखती है, आपके एक एक दिन का हिसाब रखती है। जितना जब आप चुनाव में खड़े होते हैं, आपको जितना अपने बारे में जानकारी नहीं होती है, उससे ज़्यादा जो लोग आपका चुनाव करते हैं उनको जानकारी होती है। और किसी को अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपना चुनाव में पर्चा भर दे, उसको पता लग जाएगा कि उसके बारे में क्या क्या आने वाला है। चलिए, आखिरी एक मेरा ये निजी सवाल है, ये तो दर्शकों के सवाल थे कि मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ आप रोज़ कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं होती हैं, नॉन स्टॉप आपका चलता रहता है कार्यक्रम। बावजूद उसके जब भी आप पब्लिक के सामने रहते हैं या ऐसे भी, तो हंसना आपके चेहरे पर हंसी हमेशा रहती है। इसका कोई राज है क्या? कोई योग या कोई खान पान या कोई विशेष एहतियात, या हमेशा हंसते रहना चेहरे पर, इसने कठोर फैसले लेने वाला हरदम हंसता रहता है? क्या कहते हैं वो, बचपन में हमने वैसे वो वहाँ पर सुरेखा जी बैठी हैं, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानती हैं। वो एक लिखा होता था, मिरर इज द फेस ऑफ आवर कैरेक्टर। तो ये चेहरा तभी आपका अच्छा हो सकता है जब आपके अंदर भी अच्छी बात हो। ये अगर अंदर अच्छी चीज़ नहीं होगी, अंदर आप कुड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, ईर्ष्या में है, तो आपके चेहरे पर वो नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर। और मैं अपने देखे, और दूसरा मैं सच बताऊं कि अगर मेरे से कहीं पर भी अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है, अनजाने में भी मेरे से कोई गलती होती है, और जब मुझे इसका कभी एहसास हो तो मैं भगवान से बहुत क्षमा मांगता हूँ, बहुत क्षमा मांगता हूँ। इसलिए मैं जानते हुए कोई गलती नहीं करना चाहता, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो धर्म के विमुख हो। धर्म के अनुसार काम करता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा। चलिए, मुख्यमंत्री जी का दूसरा मनोज जी, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने मुझे राज्य के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी है और मुख्य सेवक के रूप में काम करना मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेशवासियों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें सभी का सहयोग मिलता है, आप समाज का, सब लोगों का। तो जब इतने लोगों का साथ होता है, इतने लोगों का सहयोग होता है, तो
तो अपने आप ही जो है आपकी ताकत भी बढ़ जाती है और आपके भाव भी बढ़ जाते हैं, भाव भी अच्छे होते हैं, मन भी प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होता है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो वो आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है। चलिए, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मुस्कान का राज बताया और धाकड़ फैसलों के बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी है। मैं आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री को यदि कुछ अंत में कुछ संभाषण मैं देना तो है। सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आज आप पूरे फॉर्म में हैं। पिच भी आप ही का, बैट्समैन भी आप, गेंदबाज के आप किसी मतलब आने ही नहीं दे रहे, सीधे स्ट्रेट बैट से छक्का लगा रहे हैं आज आप। आज तक का मैंने कई मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यू सुने हैं, आज जिस साफगोई और बेबाकी के साथ ये इंटरव्यू हुआ है, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। मनोज जी, आप भी मुख्यमंत्री के साथ साथ। अब मैं तरुण जी से एक बार और आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट करें। उसके